सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये वाला सरफेस कैसा है भाई, रफ। ये वाला वॉल कैसा है, स्मूथ। तो देख एक्चुअल में ये जो रॉड है ये दो जगह कांटेक्ट बना रहा है, एक तो ग्राउंड के साथ यहाँ पे और एक वॉल के साथ यहाँ पे। तो एक्चुअल में यहाँ से एन डब्ल्यू नॉर्मल ड्यू टू वॉल, यहाँ से फोर्स आया नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, और चूंकि इसमें टेंडेंसी है लेफ्ट में फिसलने की तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया राइट साइड में, और ये थीटा एंगल बना के किसमें है, इक्विलिब्रियम में, और यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर से हम mg फोर्स को भी नीचे दिखा सकते हैं। अब देखो अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो रॉड इक्विलिब्रियम में है सर, तो क्या क्या कंडीशन हमारे पास है रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो पहले चेक करना होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है भैया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या पढ़ा, नेट फोर्स शुड बी, कोई दिक्कत इसमें, नेट फोर्स शुड बी जीरो। जरा देख तो चार फोर्स तुमको दिख रहा है, दो फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है और दो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एन डब्ल्यू और फ्रिक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन है, एमजी और एनजी। इसका मतलब कि सर हमारे पास दो इक्वेशन तो हो गया, एनजी शुड बी इक्वल टू एमजी, वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो किया नेट फोर्स, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स में बोल एन डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। सर यहां से नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड बराबर mg, एक सवाल बन चुका है, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड mg आ चुका है, लेकिन सर ये वाले से तो कुछ पता चल नहीं रहा। नॉर्मल ड्यू टू वॉल इज इक्वल टू फ्रिक्शन, हमको दोनों का वैल्यू निकालना है, तो ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल, सॉल्व तो होगा नहीं। तो भैया कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, हमने क्या इंश्योर किया अभी तक, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसपे हमने क्या किया, नेट फोर्स को जीरो किया। क्या इतना से काम चल जाएगा, दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन है, नेट टॉर्क शुड बी जीरो। अच्छा अब आइए मुद्दा की बात करते हैं। सर इस रॉड पे नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए किस एक्सिस के अबाउट, दुनिया के किसी भी एक्सिस के अबाउट, एनी एक्सिस एज पर योर चॉइस। हमने लिखवाया भी है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेशन की टेंडेंसी उसकी जीरो है, तो किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में उस पे नेट टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो। लेकिन क्या हम किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख पाएंगे, ये सवाल है, शायद नहीं लिख पाएंगे। तो हम ऐसा एक्सिस चूज करते हैं, जैसे हिंज में क्या बताया कि हिंज को मान ले, जरा देखिए एक पॉइंट यहाँ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, एक पॉइंट यहाँ है कांटेक्ट ग्राउंड के साथ। सर यहाँ से दो फोर्स पास कर रहा है, अगर मैं इसी पॉइंट को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दूं, जरा जल्दी सोचो, इसी को मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, देख ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैंने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। काहे जीरो होगा, जल्दी बोलो, क्योंकि ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काम खत्म इसका। यानी सर इफ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन वी हैव टू राइट डाउन द टॉर्क ऑफ mg एंड एंड, बस दो ही फोर्स का टॉर्क बच रहा है, लिखना है सर, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, क्या हमको ये डिस्टेंस mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं, लिखने का तरीका सिखाए थे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को बढ़ाया, एक्सिस से उस पे डाल दिया परपेंडिकुलर। सर ये लेंथ अगर निकल जाए तो mg का टॉर्क लिख पाएंगे, चलो ये टोटल है l, तो यहां तक आया l/2, ये है थीटा, तो ये थिंक तुम लिख सकते हो ये लेंथ l/2, mg का टॉर्क लिख पाओगे आराम से। चलिए एक सर इसका बच रहा है, क्योंकि इन दोनों का ऑटोमेटिक जीरो हो गया। सर एन डब्ल्यू का टॉर्क लिखिए, सर फोर्स है यहाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ, कैसे लिखें, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं, तो क्या करें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड किया, देखो बढ़ा दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस लाइन पे क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। सर अगर ये लेंथ मिल जाए तो हम एन डब्ल्यू का टॉर्क भी क्या कर देंगे, लिख लेंगे। कैसे लिखे सर, देखते होगा ये रॉड का लेंथ ये है, आई थिंक इतना तो ज्योमेट्री से समझ रहे होगे कि ये लेंथ हो गया एल साइन, बोलो भैया कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। सर mg के टॉर्क का सेंस देखिए, mg टॉर्क का सेंस देखिए रोटेशन का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सर nw का सेंस ऑफ रोटेशन, सर एंटी क्लॉकवाइज करके देखो, तो mg का टॉर्क है क्लॉकवाइज, nw का टॉर्क है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा, यानी दोनों का टॉर्क लिख के मैग्नीट्यूड में हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। लिखो अब टॉर्क बराबर करने के लिए,
देखो लिख रहे हैं mg इंटू एल बाई 2 कॉस थीटा, ये mg का टॉर्क हुआ, दैट मस्ट बी इक्वल टू किसका टॉर्क, नॉर्मल ड्यू टू वॉल का, तो सर एन डब्ल्यू इंटू एल साइन थीटा। अरे बोलो कोई समस्या, देख एल से एल गया, डायरेक्ट यहां से नॉर्मल ड्यू टू वॉल का वैल्यू आ रहा है, देखो तो mg बटा 2, अच्छा बाबू देख इस साइन थीटा के इधर डिवाइड होगा, cos बटा sin becomes cot, आंसर विल बी cot। देखो इससे निकल चुका है नॉर्मल ड्यू टू वॉल mg cot थीटा, राइट। तो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड निकाल दिए, नॉर्मल ड्यू टू वॉल निकाल दिए, अभी दो काम बच रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू और एक इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जरा सेकंड इक्वेशन को देखो तो, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल ड्यू टू वॉल, नॉर्मल ड्यू टू वॉल तो निकाल लिए हो सर, सीधा दिख रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो भी कितना के बराबर, mg cot थीटा बाई 2 के बराबर। चल फ्रिक्शन का वैल्यू भी आ गया, तीन काम हो गया, चौथा लास्ट, व्हाट इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब आजा फ्रिक्शन थ्योरी यूज कर, फ्रिक्शन सर ये कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक, हमेशा इस फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल लिख सकते हैं, याद कर फ्रिक्शन वाला, तो सर फ्रिक्शन बराबर म्यू इनटू नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, एनजी की एनडब्ल्यू, अरे एनजी इस सरफेस का कांटेक्ट है सर, हमको पता है कि फ्रिक्शन को हम हमेशा लिख सकते हैं म्यू इनटू एनजी, क्योंकि यहाँ एनजी है, फ्रिक्शन का वैल्यू पता है, एनजी का वैल्यू पता है, रखोगे म्यू आएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू रखो mg cot थीटा बाई 2 बराबर म्यू, सर mg का वैल्यू देखो यहाँ से mg निपट लिया, देखो म्यू का वैल्यू आ गया cot थीटा बाई, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ, मतलब कि अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है और किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर रोटेट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या, नेट फोर्स शुड बी जीरो एज वेल एज नेट टॉर्क शुड बी जीरो। नेट टॉर्क किसी भी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो होगा, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार पे उस पॉइंट से एक्सिस जाता हुआ मानेंगे जहां से हमको टॉर्क दिख लेना आसान लगेगा। जैसे हमने ग्राउंड वाले पॉइंट को इसमें क्यों माना एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि वहां पे दो फोर्स था और दो फोर्स का टॉर्क जीरो हो गया, तो हमारे कन्वीनियंस के अनुसार से वो पॉइंट ज्यादा सही था। क्या लगता है अगर हम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते तो क्या आंसर अलग आता, नहीं आता, आंसर सेम आता। क्या यहां से एक्सिस पास कराते तो क्या आंसर अलग आता, नहीं आता। इवन यहां भी एक्सिस अगर ले लेते, यहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब भी आंसर उतना ही आता। लेकिन अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो हम उसी पॉइंट से एक्सिस जाता हुआ क्यों ना माने जिसके अबाउट हमारा मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए, तो बचे हुए कम फोर्स का टॉर्क लिख पाना हमारे लिए क्या है, आसान है। इज इट क्लियर? चलिए